हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं? आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा क्या इग्नोर करना है, क्या कंसीडर करना है। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस वन कैरेक्टर टू यू, जिसका नाम है बुल्ला। तुम्हें पता है बुल्ला कौन है? तुम बुल्ला के बारे में नहीं जानते? ठीक है। सो मैं ये टाइम पास के लिए नहीं बता रहा हूँ, मेरा एक काम आएगा मुझे ये। तो सुनो बुल्ला कौन है पहले एक्चुअली। जिस तरह से हमने लंबू आटा की मौत फिक्स की थी, उसी तरह से इसकी भी डेट फिक्स करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया बुल्ला के बारे में। ठीक है, अभी बुल्ला को देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि बुल्ला कैसा इंसान है? हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है बुल्ला कैसा इंसान है? बुल्ला तुम्हें लग रहा है कि गड़बड़ इंसान है, गुंडा आदमी है। तुम बुल्ला से कभी मिले हो क्या? तुम बुल्ला से कभी मिले नहीं हो, बट तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी देख के तुम्हारा परसेप्शन बुल्ला के बारे में क्या बन गया कि बुल्ला तो यार इज़ ए विलन। ठीक है, सो पहला वर्ड जो है ना, वो वर्ड मैंने क्या बोला? परसेप्शन। ठीक है, तो मिस्टर बुल्ला के बारे में तुम्हारा परसेप्शन ये है कि वो विलन है, बराबर है? किसी को लग रहा है क्या बुल्ला साधु संत आदमी है? नहीं लग रहा है ना? ठीक है, अभी ये जो है ना मिस्टर बुल्ला जो है ना, इनका एक्चुअल नाम है मुकेश ऋषि। क्या नाम है? मुकेश ऋषि। और ये जो तुम देख रहे हो ना, एक तरफ बुल्ला है, एक तरफ ये जो मुकेश ऋषि है, ये सरफरोश मूवी में आए थे। आमिर खान की एक मूवी थी जिसमें आमिर खान आईपीएस ऑफिसर था। तो आमिर खान क्या करता है ना, एक केस चल रहा होता है, तो उसको मतलब मिस्टर सलीम को उस केस से हटा देता है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा डाउट होता है। क्या डाउट होता है कि मिस्टर जो सलीम है ना, वो बराबर इंसान नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मिस्टर सलीम किसी के साथ मिला हुआ है। ठीक है, सो अगेन मिस्टर बुल्ला के साथ प्रॉब्लम क्या है? परसेप्शन की प्रॉब्लम है कि ये सलीम बनते हैं तो भी लोगों को लगता है कि ये गड़बड़ा आदमी, जो कि ये पुलिस ऑफिसर है। पर ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या हो गई है इनके साथ में? परसेप्शन की। तो मिस्टर सलीम जो है ना, उनका भी परसेप्शन ये है कि यार वो सही आदमी नहीं है। ठीक है, बाद में हमें पता पड़ता है कि ये जो मिस्टर सलीम है ना, ये एकदम पक्कम पक्के देशभक्त है। ये देश के लिए अपनी जान तक देने को कुर्बान मतलब तैयार था आदमी है। सो फंडा ये है कि हमारा परसेप्शन कभी कभी कुछ अलग होता है, आदमी दिमाग से कुछ अलग चल रहा होता है। तो दो बातें होती है, एक होता है हमारा परसेप्शन, एक होता है एक्चुअल में बंदा माइंड में कैसा है। हमें कभी कभी कोई आदमी लगता है ना क्लासेस के अंदर अपना नया आता है, देख के तो लगता है बहुत एटीट्यूड है, बाद में वो हमारा दोस्त बन जाता है, फिर हमें लगता है कि अरे तो बहुत ही चिल आउट इंसान था। ठीक है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहला है परसेप्शन, कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन परसेप्शन क्या है किसी के बारे में। सेकंड, एक्चुअल में वो बंदा माइंड में कैसा है। समझ में आती बात? समझ में आती। याद रखना मिस्टर बुल्ला को, भूलना नहीं है। अभी तुमने कोर्ट देखी है कभी? भैया कोर्ट में जाने का ऐसा कुछ काम तो किया नहीं है कि कोर्ट में जाना पड़े, बट पिक्चरों में कोर्ट देखी है। और आजकल तो ये यूट्यूब पे लाइव आती है, तो वहाँ भी हमने देखा है कि कोर्ट कैसे रहती है, क्या रहता है, तो हमें सेटअप पता है। कोर्ट में यहाँ पे कौन बैठे होते हैं सामने टेबल पे? यहाँ पे हाँ, ये कौन लोग होते हैं टेबल में? इनको हम बोलते हैं जज। क्या बोलते हैं? जज। जज के बारे में खास बात क्या होती है, मुझे ये बताना। एकदम सबसे खास बात क्या होती है? तुम बोलोगे भैया पढ़े लिखे इंसान होते हैं। अरे पढ़े लिखे तो होते हैं, पर वो खास बात नहीं है। और बताओ जज के बारे में खास बात क्या होती है? कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, इनको गवर्नमेंट से पैसा अच्छा मिलता है, इनको रिटायरमेंट में अच्छा पैसा मिलता है, इनकी लाइफ में थोड़ा रुतबा रहता है। वो सब काम बातें नहीं, वो फालतू बात है। जज की सबसे खास बात क्या है? समझ में? स्पेलिंग क्या लिखा मैंने? इंडिपेंडेंस। जज इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर इनके सामने देश का प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा होगा ना, तो ये ऐसा नहीं बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर खड़ा है तो मैं लॉ चेंज कर दूँ। ये जो देश का कानून बोलता है ना, उसके हिसाब से डिसीजन करते हैं। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जज होते हैं ना, वो होते हैं अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब होता है कि वो किसी का भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि जो लॉ बोलता है, कानून बोलता है, उसके हिसाब से उनको डिसीजन देना है। ठीक है, सो हमने 3 वर्ड देख लिए। पहला वर्ड हो गया परसेप्शन, दूसरा हो गया माइंड, तीसरा हो गया इंडिपेंडेंस। ठीक है, समझ में आती बात? समझ में आती। अब मैं तुम्हें कोई छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी है गुजरात में रहने वाले
एक इंसान की, ठीक है, जो बिजनेस करना चाहता है। क्या करना चाहता है? बिजनेस। इस व्यक्ति ने अपने गांव में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा सा बिजनेस था। धीरे धीरे मेहनत करके वो बिजनेस थोड़ा बड़ा हो गया, और मेहनत करी और बड़ा हो गया। अभी उसने क्या किया, अपने बिजनेस को अपने गांव से निकाल के बॉम्बे में लेके आ गया। अब उसका हेड ऑफिस कहाँ हो गया है? बॉम्बे। बंदा मेहनत करता गया, बिजनेस बड़ा होता गया। अभी ये बंदा आज उस जगह पे आके खड़ा है कि ये पब्लिक से पैसा रेज करना चाहता है। मतलब ये IPO लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। ये जाते हैं पब्लिक के पास में। कहाँ जाते हैं? पब्लिक के पास में। पब्लिक को क्या देंगे? अपने फाइनेंशियल्स, कि देखो मैंने यहाँ से शुरुआत करी थी, आज मैं अपने धंधे में ये आ गया हूँ, मेरा साल का रेवेन्यू है 10,000 करोड़, और अब मैं अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपसे और पैसे की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, ये लोग इस पर्सन की बात पे विश्वास कर लेंगे कि जो ये बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है? मैं तो नहीं करूँगा। तुम कर लोगे क्या? कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, सब अलग अलग है। मैं पता है क्यों विश्वास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता कि एक्चुअल में ये जो बिजनेस बोल रहा है 10,000 करोड़ का, वो हो रहा है। झूठ बोल रहा हो, फ्रॉड कर रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने हमको दिए हैं ये बराबर है? पब्लिक ने भी इनको ये बोला कि हम कैसे भरोसा कर ले, तो ये बोले कि अरे मेरे पे भरोसा करो। हाँ, उसने बोला कि हम तुम्हारे पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। सो अब यहाँ पे यार एक रिक्वायरमेंट आ गई है। तुमको रिक्वायरमेंट दिख रही है क्या? अरे बोलो ना हाँ के ना। दिख रही है कि नहीं दिख रही? रिक्वायरमेंट दिख रही है। क्या रिक्वायरमेंट दिख रही है? कि कोई ना कोई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर वेरिफिकेशन करके, एग्जामिनेशन करके बता देवे कि ये इन्फॉर्मेशन बराबर है, और वो आदमी जो होना चाहिए वो भी क्रेडिबल होना चाहिए, जिसपे इन सब लोगों को भी भरोसा हो जाए कि हाँ यार वो आदमी सही है। अब तुम बताओ ऐसा आदमी कौन है जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन या वेरिफिकेशन कर सकता हो? अब इस बंदे के अंदर सोचो क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उसको अकाउंट्स आना चाहिए, ऑडिट आनी चाहिए, टैक्स आना चाहिए, लॉ आना चाहिए, कॉस्टिंग आनी चाहिए, IT आना चाहिए, फलाना आना चाहिए, डिगाना आना चाहिए, सब आना चाहिए। पूरी दुनिया में घूम गए, समझ में नहीं आ रहा था ये आदमी कौन है। फिर रियलाइज़ हुआ कि अरे अपना एक आदमी है, बहुत ही बड़े आदमी। उस आदमी का नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस आदमी के पास सारी नॉलेज है, सब कुछ है इसके पास। तो ये बंदा ये काम कर सकता है ना? उन्होंने बोला कि बहुत ही सही है, सही बात है। अब ये बंदा टेक्निकली तो क्वालिफाइड है, ये बंदा टेक्निकली नॉलेज वाइज तो क्वालिफाइड है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी दो जगह पे, बुल्ला वाली। इसका परसेप्शन कैसा है मार्केट में? तो लोगों ने बोला इसका परसेप्शन तो बहुत ही बढ़िया है कि ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, ये इनके अपने कोड ऑफ एथिक्स हैं एंड ऑल दैट है। ये बंदों का परसेप्शन तो बहुत ही बढ़िया है कि यार ये भेदभाव नहीं करेंगे, अनबायस्ड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट से मिल गए, इस बंदे से मिल गए और जैसा इसने बोला वैसा कर दिया। उन्होंने बोला ये आदमी ऐसा करेगा ही नहीं, ये बहुत ही अलग किस्म का आदमी है। सो परसेप्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अब माइंड से भी इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, हमारा जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है, हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स है, जो हमको सिखाए जाते हैं, उससे हम माइंड से भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, परसेप्शन की भी प्रॉब्लम नहीं है, माइंड से भी ये आदमी सही है। तो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, वो एक इंडिपेंडेंट इंसान है। अरे है कि नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट इंसान? इंडिपेंडेंट है, क्वालिफाइड है, टेक्निकली भी क्वालिफाइड है, बाकी तरीके से भी क्वालिफाइड है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक काम दिया गया कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन करना, ओके। और वेरिफिकेशन करने के बाद में बता देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर है कि नहीं है। तो बेसिकली हम जो ये काम करते हैं ना, इसी काम को हम बोलते हैं AUDIT, ऑडिट। सो ऑडिट बेसिकली क्या है? ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पहला पॉइंट। अब तुम डॉक्टर समझते हो? अरे डॉक्टर समझते हो कि नहीं समझते? समझते हैं ना भैया, ये तो बेसिक बात है। आप ये क्या क्वेश्चन पूछते हो तो छोटे छोटे। डॉक्टर क्या करता है? तुम दिखाने जाते हो तो डॉक्टर तुम्हारा ब्लड टेस्ट एंड ऑल दैट कराता है, अपने सब प्रोसीजर्स करता है।
उसके बाद में तुमको एग्जामाइन करता है कि तुम्हारा क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग तुमको दवाई देता है। तो दवाई तुमको बोलता है कि चल मैं बोल रहा हूँ तू लिख ले, नहीं ना, वो अपना प्रेस्क्रिप्शन देता है कि नहीं देता है रे भाई, देता है। पुलिस होती है, पुलिस क्या करती है, कोई केस आता है उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, जो भी उसका पूछताछ होती है वो करती है, डिफरेंट जगह से सबूत इकट्ठा करती है, उसके बाद में एक रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करती है। तो अल्टीमेटली सिर्फ वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन करना ठीक है, वो तो आप करोगे, आपका ड्यूटी है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू इशू अ रिपोर्ट ऑल्सो, जहाँ पे आपका कंक्लूजन रहेगा। सो हम भी क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन करते हैं, एंड देन उसके बाद में हम एक रिपोर्ट इशू करते हैं जिसमें हम हमारी ओपिनियन क्या है वो लिखते हैं, बेसिकली हमारा कंक्लूजन क्या है वो लिखते हैं। उस रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट। सो अपनी कॉपी में अभी क्या लिखोगे, ऑडिट क्या है, बेसिकली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आ गया कि गुजरात का आदमी जिसका बिजनेस बड़ा है, उसको आईपीओ लेके आने का है, उसका वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ऐसे ही सब लोग जो भी मार्केट में लिस्टेड एंटिटीज़ है, अनलिस्टेड एंटिटीज़ है, जो भी है, वो सब अपने अकाउंट्स को किसी से वेरीफाई करवाना चाहते होंगे। क्यों, आप बोलोगे भैया क्यों करवाना चाहते होंगे, करवाना चाहते हैं ना, किसी को लोन चाहिए तो वो क्या बोलेगा कि अरे बैंक उससे फाइनेंशियल मांगेगा तो उसे वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। कुछ कंपनीज़ है वो पहले आपके फाइनेंशियल्स देखती है, आपका टर्नओवर देखती है, उसके बाद में आपका डीलिंग करती है। तो वो भी पब्लिक है, पब्लिक को भी इंटरेस्ट होता है कंपनी कितना कमा रही कितना नहीं कमा रही, आपके एम्प्लॉयज़ को भी इंटरेस्ट है कंपनी कितना कमाती है, हमें सैलरी कितना देती है, गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट है कि यार ये टैक्स बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो तुम्हें ऑडिट की नीड समझ में आ गई कि ऑडिट की ज़रूरत क्या है, ऑडिट क्या है वो समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया रे भाई, आया। चलो अब हम आते हैं मॉड्यूल के ऊपर। ठीक है, अब मैं तुमको मजाक में ये बुल्ला उल्ला करके पूरा टॉपिक समझा दिया। अब पढ़ो, देखो, एन ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमारा परसेप्शन भी सही होना चाहिए, हम माइंड से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, अनबायस्ड होना है, ऑब्जेक्टिव होना है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not and irrespective of its size and legal form when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। अब तुम बोलोगे भैया आपने तो सिंपल समझा है, यहाँ तो एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो यही तो है ना, ये इंग्लिश का एग्जाम थोड़ी सा है, ऑडिट का है, थोड़ा बहुत तो टेक्निकलिटी रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। पर कॉन्सेप्चुअली देखो, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, 3 कीवर्ड्स हमको पता हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बात आई, बहुत ही सिंपल बात है। कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों से कंट्रीब्यूशन लेता है, एट द एंड ऑफ द ईयर दे ऑल्सो वांट टू शो टू देयर कंट्रीब्यूटर्स कि हम एकदम ट्रांसपेरेंट है, जो आपने पैसा दिया था ना हमने एकदम बराबर से सही जगह पे खर्च किया है, कुछ गड़बड़ नहीं किया है। लोग कैसे मान लेंगे, वो हम बोलेगा कि यार ऑडिट करवा ले। ठीक है, ऑडिटर देख लेगा कि सब बराबर किया कि नहीं किया, तो कोई ना कोई ऑडिट कर लेगा। तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि एंटिटी प्रॉफिटेबल हो, एंटिटी नॉन प्रॉफिटेबल होगी तो भी चलेगी। अभी 5-6 पार्टनर काम करते हैं, उनको है कि कोई पार्टनर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, तो हमें क्या काम करते हैं, एक ऑडिटर रख लेते हैं, वो ऑडिट वेरीफाई कर लेगा फाइनेंशियल्स को सब बराबर है कि नहीं, ताकि सबको एक दूसरे के ऊपर डाउट नहीं हो। तो वो पार्टनरशिप हमें, आपने तो एग्जाम्पल कंपनी का दिया था, तो मैंने तो एकदम सही बोला। ऑडिट कोई भी करवा सकता है ना भाई, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, इंडिविजुअल हो, HUF हो, LLP हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी हुई है, ऑफ एनी एंटिटी इज़ द 4th पॉइंट। तो अपने यहाँ पे क्या लिखोगे, 4th पॉइंट में यहाँ पे ऑफ एनी एंटिटी। अभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन, कि ऑडिट तो सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनीज की होती है, तो तुम आंसर क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, नहीं, इनकरेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। क्या बोलेंगे सबसे पहले, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड ऑल दैट। एंड आखिरी पॉइंट क्या था हमारा, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा ना कि ऑडिट
इस पर डिपेंड नहीं करती कि एंटिटी का प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है, नॉन प्रॉफिटेबल कोई भी हो सकता है। एंड द मेन थिंग इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 4 नहीं 5 बातें हो गई है। समझ में आती है बात, समझ में आती है। आप चले मॉड्यूल पे, चलो आ जाओ। क्लियर है डेफिनेशन? एग्जाम में आती है क्या? एग्जाम में नहीं आती है। फिर भैया इतनी देर क्यों लगाई? तुझे पता था क्या पहले ये सब कि ऑडिट क्या होती है? टेक्निकली नहीं पता था। तो हम बेस क्रिएट कर रहे हैं। जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना, उतना हमें आगे जाके थोड़ा सा ईजी रहेगा। अभी ये जो लिखा है ना, इसको फटाफट से हम रीड करते हैं और मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एन इंसिसिव एनालिसिस ऑफ द अबव मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग ब्रिंग आउट द फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियरली। जो पॉइंट मैंने येलो में मार्क कर रखे, तुम्हें भी अपने मॉड्यूल में येलो में मार्क कर सकते हो अपने हाईलाइटर से। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इंडिपेंडेंट हियर implies that judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him. Subordinate का मतलब होता है under the control। लिख लेना अपनी बुक में ताकि तुम इसको इजीली लिख पाओ। मैं तुम्हें पता है ये चाहता तो मैं तुम्हें इसको एकदम सिंपल इंग्लिश में करके तुम्हें नोट्स देके करवा सकता था, बट एग्जाम में अगर हमें लिखना होगा ना तो हमें टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तो ही हमें नंबर मिलते हैं। अगर हम एकदम सिंपल के चक्कर में रहेंगे ना तो हमारा आंसर बराबर नहीं आएगा और नंबर फिर नहीं मिल पाएंगे। समझ में आता है? इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से करवा रहा हूँ। ऑडिट हियर implies that judgment of a person is not under the control / influence as per the wishes and direction of another person who might have engaged him। मतलब जिस पर्सन ने उसको एंगेज किया या उसको अपॉइंट किया, हम एज एन ऑडिटर उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते। भैया तूने अपॉइंट किया तो हम तेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो फैक्ट है हम फैक्ट बोलेंगे। The auditor should be independent of the entity whose financial statements are subject to the audit so that he can form an opinion without being affected by any influence. Independence increase auditor's ability to act objectively without creeping in of any bias. Bias मतलब होता है भेदभाव। हिंदी में लिख दूँ क्या? भेदभाव। तुम इसको ऑब्जेक्टिविटी वैसा भी लिख सकते हो। अभी एक सिंपल एग्जांपल दूँ तुम्हें, नॉन ऑडिट मतलब ऑडिट का ही पर सिंपल एग्जांपल। सपोज मैं अपने भाई की कंपनी ऑडिट करूँगा, तो तुम क्या बोलोगे? मैं इंडिपेंडेंट हूँ क्या? तुम बोलोगे भैया ऐसा हो सकता है कि आप माइंड से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, माइंड से इंडिपेंडेंट हो सकते हो, पर आपका परसेप्शन तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। दुनिया क्या बोलेगी? अरे इसका भाई है यार, कुछ गलती निकलेगा तो भाई आमने सामने बैठ के डिनर टेबल पर डिस्कस करके सेटल कर लेंगे, ठीक है। मैं अपने बहुत ही क्लोज, बहुत ही खास, बहुत ही जिगरी दोस्त की कंपनी अगर ऑडिट करूँगा तो क्या होगा? जनता को नहीं पता पड़ेगा कि ये मेरे खास दोस्त है, पर अगर पता पड़ा बाद में तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? परसेप्शन का, कि यार ये आदमी इसका खास दोस्त है, इसने इसी कंपनी में क्या ही गलतियाँ निकाली होगी। यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन, ठीक है। सो इसेंशियली फंडा ये है कि एज एन ऑडिटर हम हमारे क्लाइंट के इन्फ्लुएंस में नहीं होते हैं कि वो जो बोलेगा वो नहीं करेंगे। हम ऑडिट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद में हमारी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। इस पूरे कोर्स में हमें यही समझना है कि एग्जामिनेशन कैसे होता है और ये जो ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसमें क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। मैं तुम्हें एक एक्चुअल ऑडिट रिपोर्ट दिखाऊंगा, इसी चैप्टर में दिखाऊंगा, बट थोड़ा सा धैर्य रखो अभी। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है हु रिक्वेस्ट हिज ब्रदर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ हिज प्रोप्राइटरी कंसर्न एंड इशू ए रिपोर्ट। कैन CA ऑडिट अकाउंट्स ऑफ कंसर्न इन विच हिज ब्रदर इज ए सोल प्रोपराइटर? क्या ये बंदा अपने भाई की कंपनी ऑडिट करेगा तो चलेगा? नो, ही कैन नॉट। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट देयर वुड बी नो इंडिपेंडेंस इन सच केस ड्यू टू रिलेशनशिप बाय बर्थ बिटवीन CA एंड हिज ब्रदर। ही वुड बी सब्जेक्ट टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम हिज ब्रदर। अब तुम बोलोगे, सपोज करो कि छोटा भाई बड़े भाई के करे, तब तो आप बोलोगे बड़े भाई का इन्फ्लुएंस रहेगा। उल्टा कर लो कि बड़ा भाई छोटे भाई की कंपनी ऑडिट कर रहा है, तो आप बोलोगे नहीं यार ये तो बड़ा भाई को क्या इन्फ्लुएंस कर देगा। अरे वहाँ रिलेशन है भैया, परसेप्शन का प्रॉब्लम है। समझता है तुमको? क्लैरिटी। टेक अनदर केस ऑफ ए CA, एक अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है हु इज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ ए कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिलायंस के अंदर 50 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर दिए। 50 करोड़ कहाँ से लाएंगे, बट अज्यूम कर रहा है ना, अज्यूम करने में क्या जाता है। अभी मैं उस कंपनी को ऑडिट करने का, मुझे पता पड़ा कि अंदर सब कुछ गड़बड़ है, झोल चल रहा है, ठीक है। मैं रिपोर्ट करूँगा क्या? अगर मैं रिपोर्ट करूँगा, मार्केट में न्यूज़ आएगी, शेयर जो 50 करोड़ का जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो 5 करोड़ भी नहीं रहेगा, तो मेरी इंडिपेंडेंस की प्रॉब्लम है। सो इफ़ यू गो टू एनी फॉर्म, ठीक है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस की गाइडलाइन होती है।
वो गाइडलाइन ये बोलती है कि जिस क्लाइंट को आप ऑडिट कर रहे हो ना, जिस क्लाइंट को आप ऑडिट कर रहे हो, आप उसके शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते। मैं जिस फर्म में काम करता था वहाँ गाइडलाइन इतनी भारी थी कि जिस क्लाइंट की ये फर्म ऑडिट कर रही है उसका शेयर नहीं रख सकते। सो मैंने एक बार एक फार्मा कंपनी का शेयर परचेस कर लिया था, तो मुझे बाद में पता पड़ा कि अरे ये अपना ही क्लाइंट है, मुझे लॉस में वो शेयर बेचने पड़े थे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता था कि साल के एंड में वो कभी भी रैंडमली किसी का भी डीमेट स्टेटमेंट मंगवा सकते थे, और अगर वहाँ पे नॉन कंप्लायंस मिला मेरा, ठीक है, तो मुझे कंपनी में से निकाल देते। इसलिए मैंने हैंड टू हैंड जैसे पता पड़ा वो शेयर बेच दिए। देखो, द एंटिटी हुज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज एग्जामाइंड नीड नॉट नेसेसरीली बी प्रॉफिट ओरिएंटेड। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। इट कैन बी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट। ऑडिट कैन बी अंडरटेकन in respect of any organization, be it small, medium, large. Further, it can be conducted for any entity irrespective of its legal status also, कि एंटिटी प्रोपराइटरी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी द पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक लाइन है बट तुम्हें लगेगा कि यार क्या है भैया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने किसी कंपनी की ऑडिट करी, मैंने अपनी रिपोर्ट इशू कर दी, उसको मैंने बोल दिया ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब यह है क्या कि कंपनी फ्यूचर में लॉस नहीं करेगी, इस कंपनी में फ्यूचर में कोई गड़बड़ नहीं होगी, या इस कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, या कुछ ये कंपनी फ्यूचर में बहुत ग्रो करेगी। नहीं, हम ये सब नहीं बोलते भैया। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, लॉज एंड रेगुलेशन है, उसके कंप्लायंस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर बनाए हुए हैं। ठीक है, कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगी नहीं कमाएगी, लॉस होगा नहीं होगा, हम उसके बारे में ओपिनियन नहीं देते। वी नीड टू बी वेरी क्लियर। अगर मैंने किसी रिपोर्ट पे साइन कर दिया है ऑडिट रिपोर्ट में कंपनी की, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी फ्यूचर में, कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, नहीं, बिल्कुल गलत। हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भैया ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको जो दिए हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लॉज एंड रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट, उसके कंप्लायंस के अकॉर्डिंग बराबर है कि नहीं है, जो ट्रांजेक्शन हुए बराबर से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे कि नहीं हो रहे, हम उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। हम कंपनी की फ्यूचर वायबिलिटी, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कमेंट नहीं करते हैं। गॉट द पॉइंट? क्लियर है, एकदम सेट है। चलो, understand that preparation and presentation of financial statement of an entity is the responsibility of management। अभी मान लो मैं तेरे को बोलूँगा तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, तूने बना दिए, और तू ही बोल रहा है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू ही चेक कर ले, तो अपनी गलती निकालेगा क्या? कोई गलती नहीं निकालेगा। तुम्हें अगर मैं तुम्हारी एग्जाम की कॉपी दे दूँ, चेक कर लो, तुम क्या बोलोगे? अरे भैया हमारे तो 100 में से 100 नंबर आए हैं। खुद की गलती निकालते हैं क्या अपन? खुद की गलती नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी ले लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन हमारा काम है ही नहीं, हमें आता है पर हमारा काम नहीं है क्लाइंट को बोलने का कि तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हमको दे, हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है। चलो, यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है क्या तुमको? मीनिंग ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ ऑडिटिंग में अभी तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? कुछ होना नहीं चाहिए। डाउट है तो लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं तुमको अप्रोप्रिएटली एड्रेस करूँगा। एक रिक्वेस्ट है, तुम कमेंट में कोई डाउट भी नहीं होना तो हाय 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 लिख के चले जाना, ताकि यूट्यूब एनालिटिक्स थोड़ा ऐसा काम करती है। ज़्यादा कमेंट होंगे, यूट्यूब इन वीडियोज़ को थोड़ा अच्छे से प्रमोट करेगा, तो वहाँ तुम मुझे सपोर्ट कर देना, ठीक है। चलो, बुल्ला याद है ना? बुल्ला से परसेप्शन याद है, सलीम याद है, सलीम से परसेप्शन याद है। बट सलीम बहुत ईमानदार आदमी था, तो माइंड से भी बराबर होना चाहिए आदमी का। चलो, अगला पॉइंट बहुत जेनेरिक पॉइंट है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एक कॉमन सेंस की बात है। कर लें कॉमन सेंस की बात, बिल्कुल सिंपल बात करेंगे। तुम सीए बन गए, ठीक है। अरे भैया जल्दी बन गए बहुत, अभी तो इंटर में है, अभी से सीए बन गए, आर्टिकलशिप बाकी, पर मान लो बन जाओगे। अगर तुम मान लो कि सीए में एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सपोज करो तुम्हें बनाना है, तुम क्या बातें ध्यान रखोगे? क्या बातें ध्यान रखोगे कि भैया मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर प्रिपेयर करूँगा। अरे बराबर से, अच्छा आंसर की फॉर्म में बोल, बराबर तो प्रिपेयर करेगा ही करेगा। कैसे प्रिपेयर करेगा? क्या बोलेगा कि भैया मैं इंश्योर करूँगा कि सारी जर्नल एंट्रीज बराबर रिकॉर्ड हो रही है, एंट्रीज जर्नल में वो अपने लेजर में बराबर गई, लेजर से ट्रायल बैलेंस में बराबर आई, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन मैंने बराबर कर दिया। जो भी जर्नल एंट्रीज करी मैंने, उनका कोई ना कोई सपोर्टिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में एंट्री कर दी। अगर सेल्स का है तो सेल्स का इनवॉइस, परचेज तो परचेज का इनवॉइस, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का इनवॉइस। भैया सब कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे,
मैंने कहा ठीक बात है। अब जो ट्रायल बैलेंस में आया उससे लेकर मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही तो मैं कुछ भी एंट्री पास करके उसको बैलेंस कर दूँ, नहीं, मैं एकदम ट्रायल बैलेंस से लेके करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा। बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, वो जो इन्फॉर्मेशन है उसका प्रेजेंटेशन एकदम अप्रोप्रिएट रखूँगा, समझ में आना चाहिए। और ये जो सब पिक्चर है ना, बराबर पिक्चर बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कि मान लो मेरे को लॉस हो रहा है मैं आपको कुछ गड़बड़ करके प्रॉफिट दिखा दूँ, नहीं, जो धंधे की एक्चुअल पोजीशन है मैं वो आपको बताऊंगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। देखो, व्हेन एन ऑडिटर ऑडिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे क्या करना पड़ेगा? जो तुम अकाउंटेंट की तरह सोचे थे ना, हम एग्जैक्ट वही चीज़ करेंगे। ही हैज़ टू सी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीवन बाय इंश्योरिंग दैट। क्या इंश्योर करना है? पहला पॉइंट, द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन विथ रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो मेरे जर्नल में एंट्रीज है उसके रेफरेंस के बेसिस पे मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करूँगा। फर्स्ट पॉइंट, द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। एविडेंस मतलब उसका वो होना चाहिए, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, ये सब। तो यहाँ पे होना चाहिए एविडेंस। नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ बीन ओमिटेड। ऐसा नहीं है कोई एंट्री छूट गई, ट्रायल बैलेंस में अकाउंट दिया हुआ था, कंसिडर ही नहीं किया, P&L में तो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, ऐसा नहीं, कोई ओमिशन नहीं होना चाहिए। प्लस मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, कोई एक्स्ट्रा भी मत ऐड कर देना, ठीक है, कि ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तुम डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एंट्री डाल दी, पहले उसको फाइनेंशियल में डालो, उसके बाद में फ्लो कराओ। तो नो एक्स्ट्रा एंट्री वो भी नहीं आनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगियस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो अनएम्बिगियस के जगह तुम यहाँ लिख सकते हो अंडरस्टैंडेबल। लिख रहे हो ना अपने मॉड्यूल में ये सब? हाँ। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन, टाइटल, क्लासिफिकेशन बराबर है। P&L को P&L लिखना, कुछ और मत लिख देना। बैलेंस शीट को बैलेंस शीट लिखना, कैश फ्लो लिखना। जो सीक्वेंस है, एसेट लाइबिलिटी को मर्ज वर्ज मत कर देना, एक तरफ एसेट एक तरफ लाइबिलिटी। P&L में बराबर, इनकम ऊपर नीचे एक्सपेंस, कैश फ्लो में भी बराबर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऐसा डिस्क्लोजर बराबर देना है। तो ये हो गया डिस्क्लोजर। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ट्रू एंड फेयर व्यू का भी समझ लो कि जो एक्चुअल पिक्चर है आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। सो इसको नोट्स में लिख लें एक बार। चलो नोट्स में लिखो। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि जो भी जर्नल एंट्रीज है वो बराबर से कवर हो जानी चाहिए। द अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकंड, सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए, सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए। तीसरा, कोई ओमिशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है तुम किसी को भूल जाओ। फोर्थ, इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। फिफ्थ, प्रॉपरली क्लासिफाइड होनी चाहिए, क्लासिफाइड, डिस्क्लोज्ड, डिस्क्राइब्ड, ठीक है। इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, ठीक है। ये याद करना है क्या भैया? याद वाद नहीं करना है, एग्जाम में नहीं आता है, जस्ट लिखने के लिए लिख लिया, तुम्हारा एक फंडामेंटल क्लियर होगा कि हाँ यार ऐसा कुछ हमने 11th-12th में पढ़ा था, हाँ तो ये सब ऐसा ही होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो आ जाओ वापस। अभी देख लो, ये लाइन थोड़ा सा डिटेल में, बट एक बार के लिए कवर कर लेते हैं, बाद में तुमको एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके थोड़ा सा इसको। ऑडिटिंग प्रोवाइड एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? भरोसा। ऑब्वियसली ना यार, जैसे उसने अभी वो कंपनी थी गुजराती वाले की, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करवा के लाएगा, तो जो यूज़र है मतलब बेसिकली पब्लिक है, उनको भरोसा आएगा ना उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किसी ने वेरीफाई कर लिया है। इट्स बेसिक नेचर लाइज इन प्रोवाइडिंग एश्योरेंस टू यूज़र। एश्योरेंस इज़ अ टेक्निकल वर्ड जो हम ऑडिट में यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑडिट एक कंप्लीट वर्ड क्या है ऑडिट का? ऑडिट एंड एश्योरेंस। तुम जब भी किसी किताब को देखोगे ना, साथ में लिखा होगा ऑडिट एंड एश्योरेंस।
अगर तुम डेलॉइट एक बिग फोर के बारे में देखोगे ना, उनका डिपार्टमेंट का नाम भी यही है, ऑडिट एंड एश्योरेंस। ठीक है, कैमरा बंद हो गया, कंटिन्यू विथ मी, मैं ये चैप्टर क्लोज, ये पॉइंट क्लोज कर रहा हूँ वैसे भी। It provides assurance to user, providing confidence to the users of financial statement. Such an assurance lends credibility to the financial statement. अगर तुमसे कोई बोलेगा कि ऑडिट करने से क्या होता है, सो ऑडिट प्रोवाइड credibility to the financial statement. Audit increase the confidence of the users. Audited financial statement provide confidence to the users that financial information reflected in the financial statement can be relied upon. समझ में आता है क्या तुमको? बिल्कुल समझ में आता है। सो आज हमने बेसिकली क्या कर लिया, हमने समझ लिया कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, की वर्ड्स देख लिए हमने, परसेप्शन क्या होता है, हम माइंड से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और आदमी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, एग्जामिनेशन है, और ये जो हमने एग्जाम्पल थे वो एग्जाम्पल देख लिए। और उसके बाद में एज एन ऑडिटर हमें बेसिक, एकदम बेसिक चीज़ें क्या करता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करें, तो उसके लिए हमने ये जो 6 पॉइंट है वो देख लिया। कोई डाउट रहेगा क्या? कोई डाउट ही नहीं भैया, आज तो एकदम सिंपल ईजी पीजी मामला था। ठीक है, चलो।